हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान। इसमें मैं आप लोगों को 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो पिछले साल ग्रुप डी में पूछे गए हैं और 2025 ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पिछले साल किस प्रकार के प्रश्न जीव विज्ञान से पूछे गए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्यों में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, पूछ रहा है यूरिया चक्र। तो साथियों, यूरिया चक्र जो है वो यकृत में होता है, आपको याद रखना है। यूरिया चक्र कहाँ होता है? तो यकृत में। अगर हम सब बात कर ले अग्नाशय की, तो मेरे प्यारे साथियों, अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन का निर्माण होता है और इंसुलिन का काम है मधुमेह रोग का निवारण करना। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अग्नाशय में क्या बनता है, तो इंसुलिन बनता है। किस काम के लिए? तो मधुमेह रोग को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, अगर मेरे प्यारे साथियों फेफड़े की बात हम सब करें, तो फेफड़े में CO2 और O2 को अलग किया जाता है। ये काम फेफड़ा करता है। अगर हम सब विक की बात कर लें, तो जो हमारा ये विक है, विक का कार्य है मूत्र का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? तो मूत्र का निर्माण करना। ठीक है, तो विक में हमारे मूत्र का निर्माण होता है। तो हम सब प्यारे साथियों इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, क्या पूछ रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि हमारी जो है लार ग्रंथि नहीं होती है। ये जो तीनों ग्रंथियाँ आपको मिल रही हैं, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। क्या हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि, याद रखिएगा, अंतःस्रावी। ये जो तीन ग्रंथि आपको मिल गई है, ये अंतःस्रावी है और लार ग्रंथि जो है ये बहिस्रावी ग्रंथि है। ये मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि का प्राथमिक उत्पाद यूरिक अम्ल है। तो यूरिक अम्ल किस जीव का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो पक्षियाँ होती हैं, इनका जो प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद होता है वो यूरिक अम्ल होता है। आपको याद रखिएगा। ये मनुष्यों में जो है यूरिया का निर्माण होता है। याद रखिएगा, यूरिया। यूरिया किस में बनेगा? तो मनुष्यों के अंदर बनेगा। अगला प्रश्न हमारा है, महिलाओं में यौनारंभ के दौरान पहला मासिक धर्म के रूप में जाना जाता है। तो महिलाओं के अंदर जो पहला मासिक स्राव होता है वो किस नाम से जाना जाता है या किस रूप में जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, उसको हम सब रजो दर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो रजो दर्शन बोलते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद होता है? तो जलीय जीवों का जो उत्सर्जी उत्पाद होता है मेरे प्यारे साथियों, वो अमोनिया होता है। देख लीजिएगा, जो जलीय जीव होते हैं वो उत्सर्जी उत्पाद के रूप में अमोनिया उत्पादित करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को नोट आउट भी करते चलिएगा। अब हमारा प्रश्न है, प्रवासी पक्षी दूर देशों की यात्रा किस कारण से करते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो दूर देश की यात्रा अंडे देने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? तो अंडे देने के लिए वे दूर देशों की यात्रा करते हैं। किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो साथियों, मधुमेह रोग इंसुलिन के कमी के कारण हो जाता है। ये जो इंसुलिन है, इसके कमी के कारण मनुष्यों में मधुमेह रोग हो जाता है। अगर हम सब एड्रेनलिन की बात कर लें, तो एड्रेनलिन कब उत्पादित होता है? तो जब हम भयभीत होते हैं। कब उत्पादित होगा? जब हम भयभीत होंगे, जब हम डर जाएंगे, तब हमारा एड्रेनलिन हार्मोन्स उत्पादित होता है। मेरे प्यारे साथियों, एड्रेनलिन
कहाँ उत्पादित होता है? तो ये होता है अधिविक्क ग्रंथि में। कहाँ पर? तो अधिविक्क ग्रंथि में। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अधिविक्क ग्रंथि में। अगर हम सब थायरॉक्सिन की बात कर लें तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि में उत्पादित होता है। कहाँ उत्पादित होता है? तो थायराइड में। थायराइड में हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन उत्पादित होता है। ये थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स इसलिए उत्पादित होता है कि हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित किया जाए। अगर आयोडीन की मात्रा कम हो जाएगी तो हम सबके अंदर गलसुआ नामक रोग हो जाता है। याद रखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी के कारण मनुष्यों में गलसुआ रोग हो जाता है, या जिसको हम सब कभी कभी घोंघा भी बोलते हैं। तो घोंघा बोल दिया जाए या गलसुआ बोला जाए, दोनों एक ही है। ये किसकी कमी से हो जाता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी के कारण हो जाता है। अगले प्रश्न में मेरे प्यारे साथियों क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों, यौन संक्रामक रोग हमारा यक्ष्मा नहीं है। ठीक है, यक्ष्मा। यक्ष्मा को हम सब अंग्रेजी में शॉर्टकट करके टीबी भी बोलते हैं। ठीक है, टीबी जो है उसको हम सब यक्ष्मा बोलते हैं। और टीबी रोग से प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा होता है। ये भी मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना है। हो सकता है कि 2025 एग्जाम में आपसे इस तरह का प्रश्न पूछ ले कि टीबी रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो कौन सा अंग होगा? वो हो जाएगा हमारा फेफड़ा। और एड्स जो होता है वो HIV वायरस के कारण होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, किस कारण से होगा? तो HIV, इसका फुल फॉर्म हो जाता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे पूछा है, मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सीविघटन कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सीविघटन जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है मेरे प्यारे साथियों? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये आपको एकदम बेसिक याद रखना है। अगर हम कोशिका की बात कर लें तो कोशिका के बीचों बीच में एक भाग होता है जिसको केंद्रक बोलते हैं। ऐसी कोशिका होती है, ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको केंद्रक बोला जाता है। और जो आपको खाली स्थान दिख रहा है, ये खाली स्थान में एक विशेष प्रकार का द्रव भरा होता है जिसको हम सब कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य भी बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर भरा होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य भरा होता है, इसको आपको याद रखना है। और कोशिका द्रव्य में ही DNA रहता है, DNA रहता है। आपको मेरे प्यारे साथियों याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेरे प्यारे साथियों, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब कोई पदार्थ गति करने लगता है तो उस गति करने की प्रक्रिया को हम सब विसरण बोल देते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो विसरण बोलते हैं। साथियों, जो परासरण है ये परासरण गैसों में होता है, ये भी आपको याद रखना है। परासरण किस में होगा? तो गैस में होता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर परिसंचरण की बात की जाए तो परिसंचरण में किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। इसमें सांद्रता की कोई भूमिका नहीं होती है। तो परिसंचरण जो है वो किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। इसमें सांद्रता की कोई भी भूमिका नहीं रहती है मेरे साथियों, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है? तो हमें अब बताना है कि
कौन से ऐसे जीव हैं जो किसी दूसरे को मारे बिना ही उनसे अपना पोषण ले लेते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसमें जूं भी किसी को नहीं मारती है, आपके सर में रहती है और आपसे पोषण प्राप्त करती रहती है। फीता कृमि जो है ये आपके पेट में रहता है और आपसे पोषण प्राप्त करता रहता है। इसी तरह से जोंक है और अमरबेल है। दूसरे ऑप्शन में मेरे प्यारे साथियों हम ध्यान दें तो इसमें शेर दे दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि शेर बिना किसी को मारे अपना पोषण प्राप्त ही नहीं कर सकता है। शेर को तो चाहिए कि उसका मांस वो खाए, तभी उसको ताकत मिलेगी। तो ये दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन में हम देखें तो आर्किड दिया है। ये आर्किड इसीलिए गलत हो जाता है कि ये भी किसी जीव को मारे बगैर उनसे पोषण प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसा ही लास्ट वाले में भी आर्किड दिया है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं और सही ऑप्शन हमारा हो जाता है नंबर 1 वाला। मेरे प्यारे साथियों, अब हम अगला क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है। जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? ठीक है, तो जाइलम का कौन सा घटक जल परिवहन में काम नहीं करता है? तो वो हो जाएगा आपका जाइलम तंतु। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जो ये जाइलम तंतु है ये जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। कौन कौन कार्य करेंगे? तो जाइलम वाहिकाएं, जाइलम वाहिनिकाएं और जाइलम मृदुतक, ये तीनों जल परिवहन में भाग लेती हैं, लेकिन हमारा जो जाइलम तंतु है ये जल परिवहन में भाग नहीं लेता है। अब मेरे प्यारे साथियों, ये प्रश्न चित्र के माध्यम से पूछा गया है। इसमें देखिए पढ़ करके हम सब देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नांकित आरेखों में नीले तीर जाइलम, जो नीला वाला तीर है वो जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं और लाल तीर फ्लोएम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं। कौन सा आरेख पौधे के तने में परिवहन की सही दिशा का निरूपण करता है? तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम सब तना ले लें, कोई भी तना पौधे का लेते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों ये हो गया पौधे का तना। अब जो तना होगा वो जड़ से जल को लेकर के पौधे के अन्य भागों में लेकर के जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जड़ कहाँ होती है? वो जड़ हमारी पौधे के नीचे रहती है। ये जड़ मैं बना दिया हूँ, नीचे की ओर जड़ होगी और जड़ से पानी को लेकर के ऊपर की ओर ले जाया जाता है। तो जो जाइलम की दिशा होगी मेरे प्यारे साथियों, वो नीचे से ऊपर की ओर होगी। याद रखिएगा, जाइलम की दिशा नीचे से ऊपर की ओर होती है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा जाइलम। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और जो फ्लोएम की दिशा होती है वो द्विदिशात्मक होती है। भोजन ऊपर से नीचे भी लाया जाता है और नीचे से ऊपर भी ले जाया जाता है। तो ये हो जाएगी हमारी फ्लोएम की दिशा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो हमारा जो पहला दिया गया है चित्र, उसमें ए में देखिए तो जाइलम की दिशा ऐसा नीचे की ओर दिखाया गया है, जो कि गलत है। जाइलम की दिशा किधर रहेगी? तो नीचे से ऊपर की ओर। तो मेरे प्यारे साथियों, नीचे से ऊपर देखिए बी और सी में भी दिया गया है। ठीक है, अभी जाइलम वाला जो दिशा है वो बी और सी दोनों में मिल रहा है। अब फ्लोएम पे आ जाइए। तो मेरे प्यारे साथियों, फ्लोएम की दिशा होती है द्विदिशात्मक, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। तो फ्लोएम की दिशा द्विदिशात्मक होगी, जो कि सी में नहीं दिया गया है। सी में एक ही दिशा दिखाई गई है, इसलिए सी भी गलत हो जाएगा। हमारा करेक्ट चित्र हो जाएगा बी वाला। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, चित्र बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम में उपस्थित होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करने वाला जो जिम्मेदार एंजाइम होता है वो है आंत
रस। ये आंत रस में एक एंजाइम होता है जो इन सभी चीज़ों का पाचन करता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम जठर रस की बात करें तो ये जठर ग्रंथियों में उत्पन्न होता है। ये कहाँ उत्पन्न हो जाएगी? तो जठर ग्रंथि में होगी। मेरे प्यारे साथियों, याद रखना है। पित्त रस कहाँ उत्पन्न होता है? तो यकृत में। मेरे प्यारे साथियों, इसको भी आप याद रखिएगा। यकृत में क्या बनता है? पित्त रस। और अग्नाशयी रस जो बनेगा वो अग्नाशय में बनता है। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, अग्नाशय। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं आपको इसको भी बताते हुए चल रहा हूँ साथ में। तो अग्नाशयी रस अग्नाशय में बनता है। पित्त रस कहाँ बन जाएगा? यकृत में। और जठर रस कहाँ बनेगा? वो जठर ग्रंथि में बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, पादपों में प्रारंकुर, ठीक है, प्रारंकुर कहाँ पाया जाता है? तो जो प्रांकुर होता है ये बीजों में पाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको याद रखना है, प्रांकुर कहाँ पाया जाता है? तो बीजों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है ये हमारी अंतःकोशिकीय अंतरालों में नहीं होती है, ये आपको याद रखना। और ये जो 3 चीज़ें हैं, इन सभी जगह पर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण रोग एक विषाणु के कारण होता है? तो इनमें से आपका कई सारे ऑप्शंस हैं। इसमें जो वायरस से होने वाला यौन संक्रमण रोग है वो हो जाएगा आपका एड्स। जो एड्स होता है मेरे प्यारे साथियों, वो HIV वायरस के कारण होता है। आपको याद रखना है किस कारण से होता है? तो HIV वायरस के कारण यौन संक्रमण रोग हो जाता है। इसमें आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है और आप लगातार बीमार होते चले जाते हैं। इस रोग में आपको जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित चित्र एक एकल जीव की प्रजनन क्रिया और मामूली भिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? मेरे प्यारे साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उसमें देखिए तो कुछ अंतर भी आपको देखने को मिल रहा है। जैसे सबसे ऊपर वाले चित्र में देखिए तो एक ही टाइप का था। सेकंड वाले में देखिए मेरे प्यारे साथियों तो 2 टाइप के आपको चित्र दिख रहे हैं। और जो तीसरा वाला में देखिएगा तो इसमें आपको 3 टाइप के चित्र दिख रहे हैं। तो ये एक जीव कैसे कैसे आगे चल कर के अलग अलग जीवों में बट रहा है, ये विभिन्नता किस कारण से होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, विभिन्नताएं सदैव DNA प्रतियों में त्रुटियों के कारण होती हैं। अगर DNA में कुछ त्रुटि हो जाए तो आने वाले जीव में कुछ विभिन्नता हमें दिखाई देने लगती है और धीरे धीरे ये विभिन्नता फिर जाकर के एक स्थायी लक्षण का रूप ले लेती है। इसको आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का ग्रहण द्वारा होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो अमीबा होता है वो अपना भोजन पूरी त्वचा से ग्रहण करता है। जो शरीर की पूरी त्वचा होती है उसी से अपना भोजन ग्रहण करता है। मेरे प्यारे साथियों, अमीबा को आपने देखा होगा, कुछ इस तरह से उसकी आकृति रहती है और वो अपने भोजन को शरीर के किसी भी सतह वाले भाग से प्राप्त कर सकता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपको ये याद रखना है। अमीबा में मुंह नहीं होता है और उसमें कशाभिका की गति भी नहीं होती और पश्चाभिका की भी गति नहीं होती है। तो भोजन का ग्रहण अमीबा के द्वारा शरीर के पूरी त्वचा से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, व्यक्ति का लिंग निर्धारण द्वारा होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये समझ लीजिए कि 2025 में भी इससे क्वेश्चन आने वाले हैं।
व्यक्तियों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, शुक्राणुओं में मौजूद गुणसूत्रों के कारण। याद रखिएगा, व्यक्तियों का जो लिंग का निर्धारण होता है वो शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के कारण होता है। अगर मेरे प्यारे साथियों गुणसूत्रों की बात करें तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। याद रखना है, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर हम सब जोड़े की बात करें तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। याद रखिएगा, अगर जोड़े में प्रश्न पूछ ले कि कितना जोड़ा होता है तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। अगर संख्या में पूछ लेगा तो हम सब बताएंगे 46। ठीक है। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि लिंग निर्धारण गुणसूत्र कितना होता है, तो लिंग निर्धारण गुणसूत्र 2 होते हैं। महिलाओं में यक्स यक्स और पुरुषों में यक्स और वाई होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब इसमें आपका जो यक्स वाला गुणसूत्र होता है वो साइज में बड़ा होता है। यक्स वाला जो होगा वो साइज में बड़ा होगा, वाई जो होता है वो साइज में छोटा होता है। ये यक्स जो है वो साइज में बड़ा होगा, वाई जो होता है वो साइज में छोटा गुणसूत्र होता है। अगर इसमें और थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो वाई गुणसूत्र जो होता है उसको सक्रिय गुणसूत्र बोलते हैं। ये हो जाता है सक्रिय गुणसूत्र। और जो यक्स गुणसूत्र है वो निष्क्रिय गुणसूत्र होता है। कैसा होता है मेरे साथियों? तो निष्क्रिय गुणसूत्र होता है। और यक्स गुणसूत्र में भोजन का संग्रहण होता है मेरे प्यारे साथियों, ये भी आपको याद रखना है। यक्स गुणसूत्र में भोजन का संग्रहण होता है। ये 2025 में इससे क्वेश्चन बनेंगे, ज़रूर से ज़रूर बनेंगे। आपको ये पॉइंट ज़रूर नोट आउट करके रखना है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में लिंग निर्धारण गुणसूत्र नहीं होते हैं, उसमें दोनों यक्स यक्स होते हैं। और पुरुषों में जो होते हैं वो यक्स और वाई हो जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। इसमें एक और प्रश्न पूछता है कि यक्स वाई गुणसूत्र किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारा पुरुषों में। अगर बात की जाए यक्स यक्स किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है महिलाओं में। मेरे प्यारे साथियों, इस टॉपिक में इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आपको याद करके चलना है। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? अब आपको बताना है कि पौधे कौन से उत्सर्जी उत्पाद को पुराने जाइलम में संग्रहित करके रखते हैं। तो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों और राल, जिसको हम सब रेजिन बोलते हैं। ये जो रेजिन है ये कहाँ इकट्ठा हो जाता है? तो पुराने जाइलम में। पुराने जाइलम में ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। तो पुराने जाइलम में क्या इकट्ठा रहता है? तो राल रहता है, जिसको हम सब रेजिन भी बोलते हैं। और राल क्या है? तो ये एक प्रकार का उत्सर्जी उत्पाद है। किसका उत्सर्जी उत्पाद हो जाएगा? तो ये पौधों का रहेगा। सिट्रिक अम्ल जो होता है ये नींबू और संतरे में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? नींबू और संतरे में। ये कोई उत्सर्जी उत्पाद नहीं होता है, नींबू और संतरे में होता है। याद रखना है, ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये पौधों के लिए उत्सर्जी उत्पाद नहीं होता है, ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट उत्पाद होता है। ठीक है, पौधों के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर हमसे ऑक्सीजन बोल दिया जाता कि O2, तो O2 जो है ये पौधों के लिए उत्सर्जी उत्पाद है। क्या है? उत्सर्जी उत्पाद। तो पौधों का उत्सर्जी उत्पाद O2 हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता है। और मार्फिन ये भी पौधों में इकट्ठा नहीं होता है। मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्यों की पेशीय कोशिकाओं में होने वाले अनाक्षी श्वसन में क्या समानता है? अभी ईस्ट और पेशी कोशिकाओं में होने वाली अनाक्षी श्वसन में अंतर पूछा है। तो मेरे प्यारे साथियों, तो दोनों में अंतर क्या है कि ये दोनों भी क्रियाएं जो है वो कोशिका द्रव्य में होती हैं। किण्वन की क्रिया और अनाक्षी श्वसन दोनों कहाँ होंगी? दोनों कोशिका द्रव्य में होती हैं।
ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपको इसको याद करके चलना है। लैक्टिक अम्ल जो होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण मांसपेशियों में होता है, याद रखिएगा, मांसपेशियों में। लैक्टिक अम्ल जब मांसपेशियों में बन जाता है तो मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द होने लगता है, ये आपको याद रखना है। लैक्टिक अम्ल कहाँ बन जाएगा, तो मांसपेशियों में। कब बनेगा, जब ऑक्सीजन की कम मात्रा मांसपेशियों में पहुंचेगी, उस दौरान लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में मेरे प्यारे साथियों, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसमें ऑक्सी श्वसन होता है, याद रखिएगा, ऑक्सी श्वसन होगा, ऑक्सी श्वसन। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाएगा, ऑक्सी श्वसन हो जाएगा। और अनऑक्सी श्वसन कहाँ होगा मेरे प्यारे साथियों, तो वो हो जाएगा कोशिका द्रव्यमय। ये पॉइंट्स आपको नोट करके चलना है, ये आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन सभी टॉपिक्स का, इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको सभी टॉपिक्स से संबंधित विस्तार से बताते हुए भी चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो अमीबा होती है उसके अंदर जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी संकुचन रसधानी होती है। ठीक है, संकुचन रसधानी जो है वो ये निर्धारित करती है कि अमीबा के अंदर कितनी मात्रा में जल जाना चाहिए और कितनी मात्रा में नहीं जाना चाहिए। तो कोशिकाओं के अंदर जल का परिवहन पर नियंत्रण रखने का कार्य संकुचनशील रसधानियों का होता है, जो कि अमीबा में पाया जाता है। आगे हमसे पूछ रहा है, जनन में मूल घटना क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, जनन की जो मूल घटना है वो डीएनए की प्रतिकृति है, यानी डीएनए की एक फोटोकॉपी होती है। ठीक है, अपने ही जैसे एक जीव को बनाता है डीएनए, जो पूरी तरह से अपने माता पिता से मिलता जुलता नहीं रहता है, लेकिन कुछ गुण अपने माता पिता से मिलते जुलते रहते हैं। तो जनन में जो मूल घटना है वो डीएनए की प्रतिकृति होती है, ये आपको याद रख के चलना है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जल और गैस कार्क को पार नहीं कर सकती क्योंकि इसकी कोशिकाओं में पाया जाता है। तो जो कार्क होता है उसमें ना तो जल जा सकता है और ना ही गैसें जा सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें सुबेरिन पाया जाता है। तो कार्क में जल और गैसों को रोकने का कार्य कौन करता है, तो जल और गैसों को रोकने का कार्य सुबेरिन करता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और पादपों में सेल्यूलोज पाया जाता है। पादप में क्या पाया जाएगा, सेल्यूलोज पाया जाता है। जो ये क्यूटिन है मेरे प्यारे साथियों, क्यूटिन जो है ये पौधों में तनों और पत्तियों में पाया जाता है। श्वास रंध्र निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, श्वास रंध्र जो है वो तिलचट्टा में पाया जाता है। अगर मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में नाक होती है, ये नाक के द्वारा सांस लेते हैं। और मछली में गिल्स होता है, गिल्स के द्वारा ये श्वसन कार्य करती हैं, गिल्स के द्वारा मछलियाँ श्वसन कार्य करती हैं। और अगर केचुए की बात करें तो केचुआ त्वचा के द्वारा श्वसन कार्य करता है। तो आपको ये भी याद रखना है, हो सकता है कि आपसे अगली बार केचुए से प्रश्न बना करके पूछ ले या मछली से बना करके पूछा जा सकता है। तो याद रखना है, मछली जो है वो गिल्स से श्वसन करती है, केचुआ जो है वो त्वचा से, मनुष्य नाक से श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने में निम्न में से क्या सहायक होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हृदय में इस तरह से हृदय होता है, उसमें बीच में ऐसे एक भित्ति पाई जाती है जो ऑक्सी और
अनाक्सी रुधिर को मिलने से रोकता है। जैसे एक साइड में आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन वाला रुधिर, एक साइड आ जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर। इन दोनों को मिलने से रोकने का कार्य कक्षों के बीच भित्ति का करती है। ठीक है, ये जो लाइन खींच दिए हैं ये है भित्ति। ये ऑक्सीजन वाला रुधिर और कार्बन डाइऑक्साइड वाले रुधिर को एक दूसरे से मिलने से रोकती है। इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, जंतु प्रजनन के संबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता गलत है? तो इसमें पहला जो गलत दिखाया गया है उसमें बोला गया मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है। ये गलत है मेरे दोस्तों। जो मानव में मादा अंडाणु का निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब, याद रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब में अंडे का निषेचन होता है। ठीक है, और अमीबा में 2 कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तल में होता है। ये करेक्ट है। जैसे एक कोशिका होती है तो ये टूट जाती है किसी भी तल से और 2 अलग अलग नए जीव बन जाता है। ये सही है। शुक्राशय मानव नरों में मौजूद एक ग्रंथि है। ये भी करेक्ट है। और पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं होता है। ये भी सही है। पुनर्जनन में क्या होता है कि जब कोई अंग, कोई जीव टूट जाता है तो फिर से वो नए जीवों में बदल जाता है। इसको बोला जाता है पुनर्जनन। जैसे छिपकली की पूंछ को आप देखिए टूट जाती है तो वो फिर से उसकी नई पूंछ आ जाती है। वो किस कारण से आती है? तो पुनर्जनन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ये प्रजनन के समान नहीं होता है। तो तीनों ऑप्शन सही है। गलत कौन सा है? नंबर 1 वाला। अगला क्वेश्चन हमारा, कोशिका के, ठीक है, फिर डैश करके बोल रहा है में ग्लूकोज से पायूरेट बनता है। तो कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज से पायूरेट बनेगा? तो कोशिका द्रव्य में बनता है। याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज से पायूरेट बनेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? हमारा कोशिका द्रव्य आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनन में मूल घटना क्या है? फिर से देखिए, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। जनन में मूल घटना क्या है? तो वो डीएनए की प्रतिकृति है। देखिए, वही क्वेश्चन को फिर से ये रिपीट कर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में अपशिष्ट उत्पादन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं पौधे अपशिष्ट के रूप में ऑक्सीजन उत्पादित करता है। ठीक है, पौधों का जो अपशिष्ट होता है, अपशिष्ट क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। लेकिन कभी कभी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्पादन करते हैं। तो वो कब करेंगे? श्वसन के दौरान, जब वो सांस लेते हैं तब ऐसा वो करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और वाष्पोत्सर्जन के दौरान वो जल वाष्प को उत्सर्जित करते हैं। ये याद रखना है, जल वाष्प। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? जल वाष्प उत्सर्जित होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। लेकिन जब श्वसन करेंगे तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को वो मुक्त करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है, इनके बीच क्या अंतर है? तो पहले में कह रहा है कि इनके आकार में कोई अंतर नहीं है। ये गलत है। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। और वाई गुणसूत्र सक्रिय होता है, सक्रिय, और जो एक्स गुणसूत्र है वो निष्क्रिय होता है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। तीसरे में कहा गया वाई गुणसूत्र में एक्स गुणसूत्र से अधिक जीन होते हैं। ये भी गलत। और वाई गुणसूत्र बड़ा होता है, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है,
मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों, जो श्वसन वर्णक होता है वो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। अगर श्वसन वर्णक की बात करें तो उसका नाम है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, ठीक है, याद रखिएगा, ग्लोबिन। श्वसन वर्णक क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। कहाँ पाया जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। और प्लाज्मा का कार्य होता है रुधिर का थक्का बनाना, ठीक है। जो प्लाज्मा है वो रुधिर का थक्का बनाती है और श्वेत रुधिर कणिकाएँ ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य होता है कि जब कोई वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो उनसे लड़ करके हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। ये श्वेत रुधिर कणिकाओं की बात हो गई। और श्वेत रुधिर कणिकाओं के अगर जीवन काल की बात करें तो ये 2 से 5 दिन तक ही जीवित रहती हैं। याद रखना है, श्वेत रुधिर कणिकाएँ जो होंगी वे 2 से 5 दिन तक जीवित रहती हैं और लाल रुधिर कणिकाएँ ये 120 दिन तक जीवित रहती हैं। आरबीसी जो है वो 120 दिन तक जीवित रहेगी और डब्ल्यूबीसी जो है वो आपको याद रखना है 2 से 5 दिन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो पौधे होते हैं उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसके कारण उन्हें ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, वायुतक कोशिकाएं में पाई जाती हैं। तो वायुतक कोशिकाएं जलकुंभी में पाई जाती हैं। याद रखिएगा, जिसमें भी वायुतक कोशिकाएं पाई जाएंगी वो जल में तैरेगी। जल में क्या करेगी? तैरेगी। याद रखिएगा, तैरेगी। जिस भी पौधे में वायुतक कोशिकाएं पाई जाएंगी वो जल के अंदर तैरती रहेंगी, ये आपको याद रखना है। अगर नीम को हम जल में डाल दें तो वो डूब जाता है, नागवानी भी डूब जाएगा, मटर भी डूब जाएगा, लेकिन जलकुंभी को आप पानी में डाल देंगे तो वो तैरने लगेगी, ठीक है। तो वायुतक कोशिकाएं उन्हीं पौधों में पाई जाती हैं जो जल के अंदर तैरते रहते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है? तो जब आप धीरे धीरे बड़े होते हैं तो आप में कुछ परिवर्तन आते रहते हैं जिसके कारण ये देखा जाता है कि आप यौन हो रहे हैं, मतलब आप धीरे धीरे नवयुवक हो रहे हैं, आप यंग होने की कंडीशन में जा रहे हैं। आप चिल्ड्रन नहीं रह गए हैं, आप बच्चे नहीं रह गए हैं, आप अब युवा हो रहे हैं। तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो मासिक धर्म महिलाओं में होता है। ये भी यौन होने की एक घटना होती है। अगर आपको मासिक स्राव शुरू हो गया है, महिलाओं में बात कर रहे खास करके, तो माना जाता है कि वो अब यौन हो रही है। और आवाज़ में बदलाव भी यौन विकास का एक चरण है और मुहासे आना भी, ये भी यौन विकास का एक चरण माना जाता है। लेकिन ये जो मोटापा है ये यौन विकास का चरण नहीं माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो छोटे रहते हैं आयु में फिर भी वो मोटे हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे बड़े हो गए हैं या फिर वो नवयुवक हो गए हैं। तो मोटापा जो है ये यौन विकास का एक हिस्सा नहीं होता है। पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न अंगों में संग्रहित करते हैं? तो जो पौधे होते हैं अपने अपशिष्ट को पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में संग्रहित करते हैं। याद रखना है, पौधे अपने अपशिष्ट को पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलमों में इकट्ठा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ सरीसृप में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण करते हैं। तो कुछ सरीसृप ऐसे होते हैं जिनके लिंग का निर्धारण तापमान के ऊपर निर्भर होता है। जैसे जैसे उसका तापमान परिवर्तित होगा उसी के अनुसार उनके निषेचित अंडे का लिंग भी परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हो जाता है घोंघा। याद रखिएगा, घोंघा जो है अपना अंडा जिस टेम्परेचर में देगा उसी के अनुसार उसमें नर और मादा उत्पन्न होते हैं।
अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके अनुसार उसमें अलग लिंग आ जाएगा, अगर कम है तो उसके अनुसार उसका लिंग अलग हो जाएगा। ये डीएनए के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, ये तापमान के ऊपर निर्भर करते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? तो थक्कों के निर्माण में प्लेटलेट्स सहायक होती हैं, याद रखिएगा। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएँ मैंने बताया है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। और प्लाज्मा जो होता है ये रुधिर का 55% होता है। प्लाज्मा रुधिर का 55% होता है। और जो हमारी लाल रक्त कणिकाएँ हैं जिसको आरबीसी बोला जाता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और इसमें श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल हो जाता है। अगला है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है? तो ये हो जाएगा अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जो है ये वंशानुक्रम पैटर्न पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होता है? तो रंध्रों के खुलने का कारण है उसमें जल का प्रवेश होना। जैसे ही रक्षक कोशिकाओं में जल प्रवेश करता है वो फूल जाती है। पहले क्या होता है कि रक्षक कोशिकाएं दोनों ऐसे सटी रहती हैं, इस तरह से रक्षक कोशिकाएं होती हैं। अब बाद में जब जल प्रवेश करता है तो रक्षक कोशिकाएं फूल करके कुछ इस तरह से हो जाती हैं। और यहाँ से उनका बीच वाले पोर्शन से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन स्टार्ट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है? तो वायरस कौन सा है? तो वायरस हो जाएगा हमारा HIV। HIV जो है एक प्रकार का वायरस होता है। अगला क्वेश्चन, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? तो याद रखिएगा, नारियल के छिलके में स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा नारियल के छिलके में पाया जाता है, जिसके कारण नारियल का छिलका बहुत ही कठोर हो जाता है। याद रखिएगा, जिस भी भाग में स्क्लेरेनकाइमा पाया जाएगा वो कठोर रहेगा। ठीक है, इसको आप याद रखना, कठोर भाग में स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। अगर पैरेनकाइमा की बात करें तो ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक प्रकार का ऊतक होता है। ये कैसा पाया जाता है? तो सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा। हो सकता है कि आगे प्रश्न में ये पूछा जाए। तो पैरेनकाइमा क्या होता है? ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक होता है। गार्ड सेल जो होती है ये रक्षा करती हैं। और कोलेनकाइमा ये तनों को टूटने से बचाता है, यानी तनों में मजबूती प्रदान करता है कोलेनकाइमा। ठीक है, एक होता है क्लोरेनकाइमा, याद रखिएगा, एक होता है क्लोरेनकाइमा। ठीक है, क्लोरेनकाइमा का कार्य होता है पौधों के अंदर हरे भाग में उत्पादित होना और प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपन्न करवाना क्लोरेनकाइमा का कार्य होता है। ये भी आपको याद करना है, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये सभी आपको याद रहना है। हो सकता है कि 2025 में आपसे इनमें से कुछ प्रश्न बना करके पूछ ले। आगे है, निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? तो सबसे लंबी छोटी आंत जो है वो गाय के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और जो शाकाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी, याद रखिएगा, शाकाहारी में छोटी आंत जो है वो लंबी होती है। ठीक है, शाकाहारी में छोटी आंत सबसे लंबी होती है। लंबी होने के पीछे का रीज़न है उनके सेल्यूलोज को पचाना। सेल्यूलोज जो होता है उसको पचाने के लिए, सेल्यूलोज पचाने के लिए शाकाहारी जीवों की आंत लंबी हो जाती है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो शाकाहारी में क्या होता है? लंबी आंत पाई जाती है। क्यों लंबी आंत होती है? तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए। ठीक है, अभी इसमें से ऑप्शन में आप देखेंगे तो गाय ही एक ऐसा जीव है जो शाकाहारी है, बाघ मांसाहारी, मनुष्य सर्वाहारी और शेर मांसाहारी। इसलिए इन सभी की आंतें छोटी होती हैं।
सबसे बड़ी आंत हो जाएगी गाय की। अगर गाय के स्थान पर खरगोश दे देता है तब पर ही खरगोश को भी हम सही ऑप्शन बनाते, क्योंकि शाकाहारी है। जो भी शाकाहारी जीव होंगे उनकी छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी रहती है। पहले चरण के आरंभ में आक्सी और अनाक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है? तो आक्सी और अनाक्सी श्वसन के दौरान जो उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद होता है वो हो जाएगा हमारा पाइरूवेट। याद रखिएगा, पाइरूवेट हो जाता है आक्सी और अनाक्सी श्वसन का पहला उत्पाद। अगला क्वेश्चन हमारा है, पौधों के पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है। तो मेथनोइक अम्ल किस में होता है? तो बिच्छू बूटी में होता है, बिच्छू बूटी में। इमली में हमारा हो जाता है टार्ट्रिक अम्ल। याद रखिएगा, टार्ट्रिक अम्ल होता है किसमें? हो जाएगा इमली में टार्ट्रिक अम्ल। संतरे में हो जाता है सिट्रिक अम्ल और टमाटर में हो जाएगा हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल, ये आपको याद रखना है। तो इमली में टार्ट्रिक, संतरे में सिट्रिक, टमाटर में ऑक्जेलिक और बिच्छू बूटी में हो जाता है मेथनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रोटीन का विखंडन करने वाला एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का विखंडन करता है और पेप्सिन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बनता है। यानी कि अगर हम बात करें तो पेप्सिन की क्रियाशीलता बढ़ाने का कार्य HCl करता है। पौधों में परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प गलत विशेषता को दर्शाता है? पहले में बोला गया जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, तो ये करेक्ट है। याद रखिएगा, जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, जो कि सही है। दूसरे में बोला गया कि जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है, ये गलत है। जल की जो गति करने की दिशा होती है वो नीचे से ऊपर होती है, एक दिशीय होती है, और जो भोजन की गति होती है वो द्विदिशीय होती है। याद रखिएगा, भोजन की गति जो होगी वो द्विदिशीय, जल की जो गति होगी वो एक दिशीय होगी, जो कि दूसरे वाले में गलत कह रहा है। इसमें कह रहा है कि जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है, ये हमारा गलत बोला गया है। यही हमारा सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। तो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं और चालनी नलिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं, तो ये भी सही है। आगे है, जल की गति साधारण भौतिक बलों द्वारा होती है, भोजन की गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुखी गोलियां शरीर के हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित कर देती हैं। इनके द्वारा गर्भावस्था को रोकने के सही तरीके का चयन कीजिए। अभी कह रहा है कि जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं वो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन को परिवर्तित कर देती हैं और गर्भावस्था को रोक देती हैं। तो वो हमारे शरीर के अंदर क्या परिवर्तन करती हैं? तो पहले में कह रहा है कि अंडाणु मुक्त होते हैं लेकिन निषेचित नहीं होते हैं, ये गलत है। ठीक है, अंडाणु मुक्त नहीं होते हैं और ना ही वो निषेचित होते हैं, तो ये चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अंडाणु मुक्त नहीं होते हैं और निषेचित नहीं होते हैं। तीसरे वाले में कह रहा है कि गर्भाशय का स्तर टूट जाता है, ये गलत है। गर्भाशय का स्तर रजो धर्म के दौरान टूटता है। याद रखिएगा, रजो धर्म के दौरान गर्भाशय का स्तर टूट जाता है। अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता है। तो मेरे दोस्तों, अंडाणुओं का निर्माण होता है लेकिन वो मुक्त नहीं होते हैं, जो कि दूसरा वाला भी गलत बता रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कूपिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें कह रहा है कि इनमें रक्त वाहिकाओं का एक विस्तीर्ण जाल होता है, ये करेक्ट है। जो कोशिकाएं होती हैं उनमें रक्त वाहिकाओं का एक विस्तृत जाल होता है। दूसरे में कह रहा है कि ये अंगुली नुमा संरचना होती है, तो ये गलत है। जो कोशिकाएं होती हैं वो अंगुली नुमा संरचना नहीं होती हैं, वो एक
केवल नली की तरह संरचना होती है। इस तरह से नली की तरह संरचना होती है और उसमें बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं जो इस तरह से फैली रहती हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। आगे कह रहा है कि इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, ये भी सही है। इनकी भित्तियां पतली होती हैं, ये भी सही है। गलत हमारा है केवल दूसरा नंबर, जिसमें कहा गया है कि ये अंगुली नुमा संरचना होती है। अगला क्वेश्चन है के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किए जाते हैं। तो किसका उपयोग करके पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किया जाता है? तो हो जाएगा हमारा कागज। कांच से बनाएंगे तब पर भी पर्यावरण के अनुकूल नहीं रहेगा, प्लास्टिक भी नहीं होता है और रबड़ भी नहीं होता, क्योंकि ये सभी किसी भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए ये सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? ये हो जाएगा नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है हमारा वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। ठीक है, तो उत्सर्जन का सही तरीका जो है वो है वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुछ महिलाओं में अंडवाहिनियां अवरुद्ध हो जाती हैं। ऐसी महिलाएं बच्चा पैदा करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टर IVF, ठीक है, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, की सलाह देते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, गलत चरण का चयन करें। अब इसमें क्या कह रहा है कि युग्मनज को बाहर रखा जाता है और उसका विकास एक परख नली में होता है, जो कि सही है। इसमें क्या होता है कि महिला के गर्भाशय से, महिला के अंडाणु से जो है अंडे को निकाल करके और पुरुष के शुक्राणु दोनों को निषेचित करवाया जाता है। उसके बाद उसे एक परख नली में रख दिया जाता है, जिससे धीरे धीरे वे बड़े होने लगते हैं। जब वो संपूर्ण रूप से धीरे धीरे विकसित होने लगता है तो फिर से उसे मादा के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है और फिर बाद में वो गर्भाशय में विकास होकर के उसका एक नया जीव बन जाता है। तो ये हमारा होता है पहला वाले में, ये करेक्ट आंसर है। दूसरे में कह रहा है कि युग्मनज बनता है और उसे 1 सप्ताह के बाद गर्भाशय में रखा जाता है, ये गलत है। अंडाणु और शुक्राणु का संलयन शरीर से बाहर होता है, ये भी गलत है। और पूर्ण विकास गर्भाशय में होता ही है, ये तो गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मटर के पौधे पर मेंडल ने प्रयोगों के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सही हैं। गलत निष्कर्ष का चयन करें। अब इसमें आपको गलत बताना है कि कौन सा निष्कर्ष गलत बताया गया है। तो नंबर 1 में कह रहा है जीनों का पृथक्करण युग्मकों के निर्माण के दौरान होता है, ये हमारा सही है। ठीक है। दूसरे में कह रहा है कि प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन 2 प्रतिरूप होते हैं, ये गलत है। ठीक है, दूसरा वाला गलत है। तीसरे में कहा गया कि जीन विशिष्ट इकाइयों के रूप में वंशागत होते हैं, ये भी सही है। और जीन युग्मों में होते हैं, ये भी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य गोलियां शरीर के हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित कर देती हैं। इसके द्वारा गर्भाशय को रोकने के सही तरीके का चयन करें। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, केवल ऑप्शन को ऊपर और नीचे कर दिया गया है। इसमें कह रहा है कि अंडाणु मुक्त होते हैं लेकिन निषेचित नहीं होते, गलत है। अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता, ये भी गलत है। गर्भाशय का स्तर टूट जाता है, ये भी गलत है। और चौथे में कह रहा है अंडाणु मुक्त नहीं होते हैं और निषेचित नहीं होते हैं, ये सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय का प्रचुर मात्रा में रंध्रों के अंदर होता है। जो रंध्र होते हैं, इन्हीं रंध्रों से 90% गैसों का निष्कर्षण होता है। याद रखिएगा, गैसों का निष्कर्षण कहाँ से होता है? तो वो रंध्र से होता है, लगभग 90%। जो पत्तियां होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको रंध्र बोला जाता है। और इन्हीं रंध्र से गैसों का आदान प्रदान
होता है, ये आपको याद रखना है। और इससे लगभग 90% और 10% जो होता है, जो 10% बच गया वो तने से और जड़ों से हो जाते हैं। तने और जड़ों से 10% जो बच गया वो इनसे हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें गलत जो है उसका बताना है। तो कोशिकाएं संयुक्त होकर सिराओं का निर्माण करती हैं, करेक्ट है। लसिका को ऊतक द्रव्य भी कहा जाता है, ये भी सही है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होती हैं, ये भी सही है। आगे है कि उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है मेरे दोस्तों। आगे, फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो परिवहन करता है। तो दोस्तों फ्लोएम जो है वो भोजन का परिवहन करता है, भोजन यानी कि पोषकों का परिवहन करता है। जल का परिवहन जाइलम करता है, याद रखिएगा, जाइलम जो है वो जल का परिवहन करेगा। और गैस और ऑक्सीजन दोनों गैस ही हैं, ये दोनों स्टोमेटा के द्वारा पर्यावरण में छोड़ी जाती हैं। आगे, मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? तो इसका कारण है कि ये शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। तो आप लोग देखते हैं कि जो हमारा वृषण है, ये वृषण जो है ये शरीर के बाहर रहता है और 2 थैलियों में। और थैलियों में क्यों रहता है? क्योंकि जो वृषण होता है इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है और शुक्राणुओं को शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। अगर ये वृषण हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे तो तापमान शरीर के तापमान के बराबर हो जाएगा, जिससे शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, याद रखिएगा। इसीलिए ये शरीर के बाहर स्थित होते हैं। में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। तो किसमें दोहरा परिसंचरण नहीं होता है? तो वो हो जाएगा मछलियों में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पादप कोशिकाओं में मौजूद की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देता है। तो कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देने वाला पदार्थ हो जाएगा जल। तो जल होता है वो कोशिकाओं के अंदर परिवर्तन करके संचालन के लिए सुगम और सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है, याद रखना। फिर पूछा गया है कि बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। किसको बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। तो शराब बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन है, स्लाइडेन और स्वान द्वारा किया गया कोशिका सिद्धांत निम्न में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो ये हो जाएगा वायरसों पर लागू नहीं होता है। ठीक है। तो स्लाइडेन और स्वान द्वारा किया गया जो कोशिका सिद्धांत है वो वायरस के ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि वायरस में डीएनए नहीं पाया जाता है। ठीक है, वायरस में डीएनए नहीं पाया जाता है, इसमें आरएनए पाया जाता है, ये भी याद रखना है। जो वायरस होते हैं उनमें आरएनए पाया जाता है। जिन जीवों में डीएनए पाया जाएगा उनमें स्लाइडेन और स्वान द्वारा जो कोशिका सिद्धांत दिया गया है वो नियम लागू होगा। तो लागू किस में होगा? जिस जीव में डीएनए रहेगा। जिसमें आरएनए आएगा उसमें लागू नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिसमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत तर्क का चयन करें। तो इसमें गलत आपको ढूंढना है। तो पहला है, उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती रखी थी। तो ये सही है, उन्होंने गिन कर रखा था कि किस पीढ़ी में कितने पौधे में परिवर्तन हो रहे हैं। फिर आगे कह रहा है कि उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उनसे पहले के वैज्ञानिक ने जीव को संपूर्ण रूप में लेकर अध्ययन किया था। ये भी सही है। मेंडल ने क्या किया?
कि पौधों के अंदर एक एक परिवर्तन के ऊपर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, और अन्य वैज्ञानिक क्या थे कि सभी परिवर्तन को एक साथ लेकर के चलते थे। अगला है, उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया। ये भी करेक्ट है। उन्होंने अपने प्रयोग के दौरान विज्ञान और गणित के जितने भी सिद्धांत थे उन सभी को उन्होंने मिश्रित करके ये नियम बनाया था। अगला है, उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था, जो कि गलत है। ठीक है, उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम शुरू नहीं किया था। अगला है, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो साथियों, रंगहीन जो लवक होते हैं उन्हें ल्यूकोप्लास्टिड बोला जाता है। ल्यूकोप्लास्टिड, और ल्यूकोप्लास्टिड खास करके जड़ों में पाए जाते हैं या रंगहीन भागों में। ठीक है, तो जड़ और रंगहीन भागों में ल्यूकोप्लास्टिड पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लोरोप्लास्टिड जो होता है वो हरे भागों में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हरे भागों में क्लोरोप्लास्टिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है? तो जो अधिकांश जंतु होते हैं जिनके अंदर गतियां होती हैं, उन गतियों में कौन कौन से पार्ट सम्मिलित होते हैं? तो उसमें आ जाएगा पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। ये तीनों मिल करके किसी जीव के अंदर गति करवाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, केवल पेशी तंत्र गलत है, केवल तंत्रिका तंत्र गलत, और केवल कंकाल तंत्र और तंत्रिका तंत्र ये भी गलत हो जाएगा। किसी जीव में यदि गति करवाना है तो उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए, पेशी होनी चाहिए, कंकाल होना चाहिए और एक तंत्रिका तंत्र होना चाहिए।